नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको हमारा 5वीं कक्षा का 13वां पाठ है जिसका नाम है स्वामी की दादी। यह मैं आज बच्चों आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबके पास किताबें होंगी ही। हमने इसके पहले देखा था, हमारा 12वीं कविता थी जिसका नाम था गुरु और चेला। ये हमने देखा होगा कि अंधेर नगरी में जब गुरु और चेला पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद क्या होता है, चेला वहीं पे ठहर जाता है और वहाँ का जो राजा होता है बहुत ही अनबुझ होता है, मूर्ख होता है। वो क्या करता है, मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढता है, मतलब चेले को ढूंढता है और फांसी लगाने के लिए उसे चढ़ा देता है। लेकिन वहाँ पे समय पर चालाक गुरु आते हैं और वो कैसे अपने चेले को बचाते हैं, ये गुरु और चेला, ये हमारी 12वीं कविता है, इसमें बच्चों प्रस्तुत किया गया था। तो इसके बाद था, देखिए, एक छोटा सा उपघटक, मतलब एक कहानी थी, वो हमारी आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पेज नंबर 101 पे देखिए, पन्ना नंबर 101 पर देखिए, बिना जड़ का पेड़। एक छोटी सी कहानी है, ये आज मैं आपको थोड़ा प्रस्तुत करूंगी या बताऊंगी। और इसके बाद हमारा जो 13वां पाठ है जिसका नाम है स्वामी की दादी, एक छोटी सी वो कहानी है। वो कहानी क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्टकट में या सारांश रूप में आपको मैं बताती हूँ। तो उस कहानी का नाम है बिना जड़ का पेड़। अभी आप भी सोचेंगे, बिना जड़ का कभी पेड़ होता है क्या? पेड़ कहाँ पे होते हैं? मिट्टी में ही होते हैं ना, उसे जड़ तो होता ही है ना नीचे। तो देखिए ये कैसे वाला पेड़ है और उस पेड़ पर क्या लगते हैं, फूल भी दिखाई देते हैं। और ये कौन सा पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो सब लोग अपने अपना पेज नंबर देखिए, टेक्स्ट बुक रिमझिम भाग 5 में से पन्ना नंबर 101 निकालिए। वहाँ पे हमारी छोटी सी कहानी है बिना जड़ का पेड़। तो मैं ये कहानी आपको आज पढ़ाने वाली हूँ और इसके बाद हमारा 13वां जो पाठ है स्वामी की दादी, ये हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बात बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो देखिए, राजा के दरबार में एक दिन कौन आया? व्यापारी आया, संदूक के साथ आया, मतलब जो बड़ी वाली संदूक होती है वो लेकर वो आया। उपहार के तौर पर वो संदूक लेकर आया था। संदूक मतलब जो डिब्बा या बॉक्स होता है ना, बक्सा, तो वो लेकर आया। और उसने क्या कहा, गर्व से कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया हूँ और मैं एक उपहार के तौर पर एक चीज़ लेकर आया हूँ। तो पहले आपके जो दरबार है ना, इसमें एक से एक नामी लोग रहते हैं, बहुत ही होशियार होशियार लोग हैं ना। तो क्या पहले ये बता देगा कि मेरे इस संदूक में क्या है? अगर ये कोई इसमें क्या है ऐसा अगर किसी ने बता दिया ना, आपके राज दरबार में से किसी ने भी बता दिया, तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने के लिए तैयार हूँ, नौकर बन के मैं आपके दरबार में रहूँगा। ऐसा किसने किससे कहा? तो ये जो एक व्यापारी आया था ना, उसने महाराज से कहा। व्यापारी संदूक लेकर आया था और उसने बताया, मेरे इस संदूक में ना एक उपहार है, एक तोहफा है। ये क्या है ना, इसमें से आपके दरबार में जितने सारे लोग हैं ना, उसमें से कोई भी बता सकता है कि ये क्या तोहफा मैं लेकर आया हूँ। सभासद, पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने सिर झुका दिया। अरे बाबा, ये बक्से में क्या है, हम बिना देखे थोड़े ही बता सकते हैं। और बता देना ये शर्त है उसकी, अगर वो शर्त हार गया तो वो राज दरबार में क्या बनने वाला था, चाकर या नौकरी करने वाला था, यहाँ पे नौकर बन के रहने वाला था। सभी ने तो अपनी अपनी सिर झुकाना शुरू कर दिया। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे, उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि इस संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जागे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। देखिए, उस दरबार में और कौन रहता था? तो एक गोनू झा नाम का दरबार, मतलब गोनू झा नाम का एक मंत्री था, वो भी रहता था। तो वो खड़ा होकर कहा, अगर वो नहीं कहता कि मैं नहीं बाबा पहचान सकता, तो पूरे राज्य में क्या होता, ये खबर फैल जाती ना कि ऐसा कोई भी होशियार
मंत्री राजा के दरबार में नहीं है, या होशियार ऐसा कोई नहीं है, ज्ञानी कोई भी नहीं है, ऐसी चारों तरफ खबर फैल जाती। इसलिए गोनूजा खड़ा होकर कहा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन ना मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो वो जो व्यापारी है ना, वो संदूक के साथ मेरे यहाँ एक रात ठहरेंगे, मेरे पास ही वो ठहरेंगे, क्योंकि वो जो संदूक है ना, वो बक्सा है ना, बदला न जाए ना, तो मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं एक रात में सोच विचार करूँगा। और जो व्यापारी है वो मेरे साथ ही रहेंगे, एक रात संदूक के साथ रहेंगे। अगर उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो, अगर मैंने वो संदूक चुराई और उसमें से देखा, तो इसके लिए वो पहरेदार भी रख सकते हैं। पहरेदार रात भर पहरा करेंगे कि मैं संदूक में से खोल कर देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। तो इसके लिए व्यापारी क्या कर सकते हैं, 2 पहरेदार रख सकते हैं। ऐसे उनमें शर्त लग गई, तो सभी लोग मान गए। ठीक है, एक रात की ही तो बात है ना, कल तो गोनूजा बता ही देगा। तो व्यापारी भी मान गया, सारे दरबार के लोग भी मान गए और गोनूजा भी मान गए। तो सभी मान गए और व्यापारी अभी गोनूजा के यहाँ चला गया रहने के लिए। ऐसा चला गया, रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनूजा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ, पेड़ों में भांति भांति फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो देखिए, उन दोनों में कहानियाँ शुरू होगी, बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि रात तो काटनी थी ना उन्हें। ऐसे मुँह चुपचाप बैठ के वो रात कट सकती है नहीं, तो दोनों कहानियाँ सुनाने लगे। तो इसके बाद गोनूजा ने कहा, गोनूजा बहुत क्या था, होशियार था। उसने व्यापारी से क्या कहा, हमारे दरबार में ना और एक भी व्यापारी आया था, व्यापार करने के लिए आया था, और उसने भी क्या कहा था, मैं भी बिना जड़ का पेड़ उगा सकता हूँ, जड़ का पेड़ उगा सकता हूँ, और उस पेड़ में भांति भांति के फूल भी खिला सकता हूँ। जो पेड़ होता है ना, उसमें भांति भांति के फूल, अच्छे अच्छे फूल भी उगते हैं, ऐसा पेड़ में उगा सकता हूँ। और उस व्यापारी ने कहा था कि रात को मैं ये सारे पेड़ जो है ना वो उगाता हूँ, ऐसा कहा था। क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो देखिए, उसने उससे सवाल पूछा व्यापारी से कि ऐसा कभी थोड़ी हो सकता है कि बिना जड़ का पेड़ हो सकता है और रात को वो अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ी पेड़ हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा वो कहता है। तो देखिए, व्यापारी ने क्या कहा, उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। और उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पास जो है ना जड़ का पेड़, उसके भी क्या है, रात को ही फूल खिलते हैं और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, लेकिन रात में तो ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, जो सवाल उसके मन में पैदा हुआ था उसका आंसर इसी ने ही दे दिया ना, जवाब, क्योंकि वो उससे बुलवा कर लेना चाहता था कि असल में ये पेड़ रात को ही अच्छे लगते हैं या नहीं। तो इसने तो ऐसा ही बता दिया व्यापारी ने। व्यापारी तो बहुत ही मूर्ख ही था ना, उसे बताना नहीं चाहिए था। तो देखिए आगे क्या हो। यह सुनते ही गोनूजा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब उन्हें समझ ही गया कि क्या हो गया है। जो मेरे मन में सवाल खड़े हुए थे वही पेड़ है वो, और वैसा ही पेड़ है जो व्यापारी बता रहा है। आगे देखिए, दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनूजा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। गोनूजा ने क्या किया, आतिशबाजी मतलब पटाखे होते हैं ना, उसमें हम देखिए अभी हमारी भी दिवाली हो गई है तो हम भी क्या करते हैं, रात के समय पटाखे जलाते हैं। रात के समय ही पटाखे अच्छे लगते हैं ना। जो हम बारिश का मतलब जो पाउस लगाते हैं तो हम लगाते हैं तब ऊपर फूल खिले हुए दिखते हैं, भांति भांति आपको फूल लगाए हुए दिखते होते हैं, या आपको पेड़ के जैसा लगता है, इसमें भांति भांति रंग बिरंगे फूल आपको दिखाई दे आतिशबाजी में, पटाखों में। तो आतिशबाजी लगाते हैं और वो लगाने के बाद चारों सभी लोग देखने लगते हैं ना। महाराज की आंखें लाल पीली हो जाती है। गोनूजा, यह क्या कह रहे हो, बेवक्त शहनाई बजा रहे हो, सभा का शिष्टाचार तुम्हें मालूम नहीं है, ये क्या आतिशबाजी बजाने का समय है, तुम क्या बेवकूफ़ हो गए हैं, ऐसे महाराज से आंखें लाल करके बोलते हैं। तो गोनूजा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज मैं आपको यही बताना चाहता था ना कि ये बिना जड़ का पेड़ है उसका नाम क्या है, ये मुझे नाम बताने के लिए आतिशबाजी करनी पड़ी ना। तो ये जो बिना जड़ का पेड़ है ये कौन सा पेड़ है, आतिशबाजी। ये जो पटाखे धमाके हम रात के समय लगाते हैं ना, इसे ही तो कहा जाता है ना।
लेकिन यह मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें बिना जड़ के भांति रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो इस आतिशबाजी में ही फूल खिलते हैं ना, बिना जड़ का ही होता है ना, ये थोड़ी मिट्टी में होता है, नहीं, ऊपर ही हम लगाते हैं ना, मिट्टी के ऊपर, इसे थोड़ी जड़ होते हैं, नहीं होते, मूलियाँ होती है नीचे, नहीं होती है। तो यही है ना बिना जड़ का पेड़, और इसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं ना। व्यापारी अवाक रह गया, उसे सहमत हो गया। महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनूजा से पूछा, आपने कैसे जाना कि ये आतिशबाजी है? तो व्यापारी तो अवाक ही रह गए ना, क्योंकि यही जवाब था इसका। इसके बाद उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारी पूछता है कि आपको कैसे पता चल गया कि ये जो पेड़ है ना वो यही है, आतिशबाजी है? तो गोनूजा ने बताया, आपको जब मैंने रात को सवाल पूछा था ना कि क्या असल में ये पेड़ जो है वो रात को अच्छे लगते हैं, तो आपने सवाल का जवाब दिया था ना मुझे, हाँ हाँ, ये जो मेरे बिना जड़ के पेड़ है ना वो रात को भी मैं उगा सकता हूँ, और इसमें रंग बिरंगे फूल रात के समय ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न था कि सच में ये आतिशबाजी होगी, और जब आपने कहा कि रात को ही ये अच्छे लगते हैं, तब मैं क्या हो गया, मतलब वो क्या हो गया, कंफर्म हो गया ना, हाँ यही था ना, आतिशबाजी ही रात के समय अच्छी लगती है। तो वो ठाम रह गया या सहमत हो गया कि मुझे सच में ये जो पेड़ है इसका नाम क्या है, आतिशबाजी है। तो ये सब सुनने के बाद देखिए व्यापारी बेचारा मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आप दुखी मत होइए, क्या मैं आपको नौकर बनाकर नहीं रखने वाला हूँ? तो आप स्वतंत्र हैं, अपना कमाल आप रात में अच्छी तरह से दिखाकर सारे लोगों का क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। आपने कहा था कि मैं आपके यहाँ चाकरी करूँगा, मैं आपको ऐसी कोई सज़ा नहीं देने वाला हूँ, और जब आप अच्छी तरह से आतिशबाजी करेंगे, सारे लोगों का क्या करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तब मैं आपको इनाम दूंगा या पुरस्कार से आपको सम्मानित करूंगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज अभी पुरस्कार किसे देना, पुरस्कार का हकदार कौन है असल में आज? तो गोनूजा है। गोनूजा को क्यों पुरस्कार देना चाहिए? क्योंकि उसी ने पहचाना ना बिना जड़ का पेड़ कौन सा होता है, आतिशबाजी। तो इसलिए आज पुरस्कार का हक या हकदार कौन है? तो गोनूजा है। इसलिए इस कहानी को क्या नाम दिया गया था, बिना जड़ का पेड़। तो बच्चों समझ में है आपको, बिना जड़ का पेड़। तो आप इसका भी होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, वर्कबुक में इसके आंसर लिख लीजिए, और अपने अपने नोटबुक में ये जो कुछ भी शॉर्टकट में लिखा जाता है ये भी लिखने का प्रयास कीजिए और लिखिए। इसके बाद देखिए आज हम देखने वाले थे स्वामी की दादी, 13वां हमारा पाठ था जिसका नाम था स्वामी की दादी, पेज नंबर 103 पर। इसके पहले हमने देखा बिना जड़ का पेड़, ये छोटी सी कहानी थी इसलिए मैंने इसी में ही इसे पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 103 पर 103 पर देखिए, तो पहले मैं इस पाठ का क्या करूँगी, पठन करूँगी और थोड़ा थोड़ा इसका स्पष्टीकरण करती जाऊँगी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच हम हवादार अंधेरे गलियारों की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरिया, 3 चादरों, 5 तकिया वाली भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। देखिए मतलब एक स्वामीनाथन था और उसकी दादी थी, वो कहाँ रहती थी, बैठक और भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार अंधेरी गलियों में, अंधेरी जैसी कोठरियाँ होती है ना या गलियारों में वो वहाँ रहती थी। किसकी दादी रहती थी? स्वामीनाथन की। तो इस कहानी में कौन कौन है? तो पहले है स्वामीनाथन और उसकी दादी, ठीक है। आपको भी मालूम होगा दादी के पास क्या क्या होते हैं सामान। देखिए उनका सामान, चादरें होती है, बिस्तर होती है, हम मराठी में कहते हैं ना अज्जीची गोदड़ी, तो उसी प्रकार के उनके पास क्या थे, 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला और भारी भरकम एक ऐसा बक्सा था, पेटी तो वो थी, और वो वहाँ पर क्या करती थी, रहती थी। उसमें क्या क्या था, तो तांबे के सिक्के थे, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। मतलब वर्गाकार एक बक्सा होता है 5 सुपारी रखने वाला, ऐसा उनके पास क्या था, एक वर्गाकार बक्सा भी था।
रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। रात के समय वो क्या करता था? दादी क्या खाती थी? इलायची, और उसके पास क्या था? लौंग और सुपारी पड़े हुए थे। तो उसके बक्से में जो कुछ भी चीज़ें थे ना, उनकी जो सुगंध थी ना, वो स्वामीनाथन को क्या करती थी? बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए स्वामीनाथन कहाँ पे जाता था? रात के समय कहाँ पर जाता था? दादी के कमरे के पास जाता था, और दादी के पास जाकर बैठकर वो क्या करता था? वो जो सुगंध आती थी वो महसूस करता था, वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसने दादी को तो देखिए बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, उसे बहुत अच्छा भी लगता था और सुरक्षित महसूस करता था। वो बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और दोस्ती की कहानी कह सुनाई। मतलब देखिए वो राजम के बारे में कहानी सुना रहा था। कौन सुना रहा था? पहले वो जाता है स्वामीनाथन दादी के पास और राजम की कहानी सुनाता है। राजम की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। आपको भी कहानियाँ अच्छी लगती है ना, तो वो भी राजम की कहानियाँ सुनाना क्या करता है? शुरू करता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, ऐसे स्वामीनाथन बोलता है। राजम के पास क्या है? पुलिस की वर्दी है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि राजन के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, ऐसा स्वामीनाथन बोलता है। तो दादी कहती है सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसने कहा उसे क्यों चाहिए? उसके पास क्यों है पुलिस की वर्दी? तो उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुननी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रॉब सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े हो जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। मतलब देखिए क्या होता है, तो ये जो स्वामीनाथन है ये राजम और पहले क्या करता है उसका दोस्त होता है, उनमें क्या हो गया, कैसे बदला हो गया, या राजम उसके मित्र के बारे में, मनी जो होता है ना, उसकी पहली दुश्मनी कैसे हो गई, इसकी कहानियाँ बताना शुरू कर देता है। उसके बाद ये कहता है कि राजम के पास ना पुलिस की वर्दी है, उसके पापा जी क्या है, अफसर है ना, अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, तो राजम के पास ना पुलिस की वर्दी है, ऐसी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी कहानी सुनते ही क्या करती है, दादी भी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। तो दादी किसकी कहानी सुनाती है? दादाजी के, मतलब दादी के पति कौन थे? सब रॉब मजिस्ट्रेट थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। वो भी क्या थे, उनसे भी क्या करते थे, सारे लोग या सारे पुलिस वाले जो थे ना वो कांपते थे, ऐसा कहा गया है। खूंखार मतलब क्या था, डरावना बर्ताव था उनका, उन्हें देखकर सारे पुलिस वाले कांपते थे, ऐसा दादी बताती है कि वो क्या थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उन्हें देखकर ना सभी जो पुलिस वाले हैं ना वो कांपने लगते थे। तो अब उनका जो कहानी शुरू हो गई, दादाजी ऐसे थे, दादाजी वैसे थे, तो उनकी जो कहानी शुरू ही रह गई। बेचारा ये जो राजम होता है ना, स्वामीनाथन होता है ना, ये राह देखता है कि दादी की कहानी अब कब खत्म होगी, क्योंकि आपको भी मालूम है बूढ़े बुजुर्ग अगर एक आध बार पिछले ज़माने की या उनकी घटित कहानियाँ अगर बताना शुरू करें तो वो रुकते ही नहीं है, उन्हें कितना भी बताओ बस करो, तो उनका बोलना शुरू ही होता है, हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में वो था, और तुम्हारे ज़माने में देखो, ऐसा उनका शुरू ही होता है। तो उसी प्रकार बेचारा ये स्वामीनाथन भी क्या करता है, राह देखता है कि अब ये दादी कब चुप बैठेगी, ऐसा वो राह देखता रहता है। लेकिन गड़बड़ होना मतलब क्या बताया गया है, दादी तो उनकी घटी घटनाओं में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, उल्टा पुल्टा हो गई, मतलब थोड़ा सच बताती होगी और थोड़ा गलत बताती होती ना,
क्योंकि थोड़ी हम देखते हैं कि वहाँ के ज़माने में सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। उन्हें जितना याद आता है उतना वो बताते थे, लेकिन ठहरती नहीं थी। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते थे? तो बीच में ये क्या करता है, स्वामीनाथन रोकता है, कहता है बस हो गया दादी, अब आपकी कहानियाँ बस हो गई। मैं आपको राजम के बारे में बता रहा हूँ ना, तो आप अपनी कहानियाँ शुरू करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है राजम को गणित में कितने अंक मिले थे? क्या आपको मालूम है? ऐसा वो पूछता है। सारे नंबर। तो वो कहता है कितने नंबर? सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने कहा सारे के सारे नंबर आते होंगे। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 अंक मिले थे। 100 में से उसे कितने मिले थे? 90 अंक प्राप्त हुए थे। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्हें एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नन्ही नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। मतलब ये दादी की भाषा इन्होंने यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो दादी क्या कहती है कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे दादा ना जब सवालों के जवाब लिखते थे ना, तो वो जो परीक्षक थे ना वो भी चकरा जाते थे। बाकी सारे लोगों से पहले 10वां हिस्सा वो लेते थे। मतलब 10 वक्त, मतलब 10वां हिस्सा जैसे होता है ना, मतलब उन्हें लिखने के लिए बहुत ही कम समय में वो क्या करते थे, झट से जवाब लिख कर देते थे। और उन्होंने जब एमए की पदवी की दी थी ना, तब उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और उन्हें जो गोल्ड मेडल मिला था ना, वो मैं गले में पहन कर ही घूमती रहती थी। लेकिन बाद में क्या हो गया उस मेडल का, ऐसा वो कहती है। और कहती है हाँ, उस मेडल ना जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई ना, ऐसा वो बताती है। उसके बाद कहती है नहीं नहीं, जब तुम्हारे पापा पैदा हुए ना, तब वो मेडल ना, मतलब बूढ़े लोगों को याद नहीं आता है कि असल में कब वो मेडल गुम हो गया या कब वो मेडल उसकी बुआ ने लिया और उसे पिघलवा दिया, ये उसे याद नहीं आ रहा था। बाद में उसे याद आ गया। हाँ हाँ, नहीं, मैंने जो पहले बताया था ना आपको कि जब बुआ पैदा हुई थी तब की बात है ये, ऐसा कहती है। तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल कब, अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। तो देखिए दादी क्या कहती है कि इसने क्या किया, तुम्हारी बुआ ने, तुम सोचोगे ना कि वो मेडल अब कब कहाँ है दादी, ऐसा तुम मुझे पूछना चाहते हो। तो वो जो मेडल था ना, तुम्हारी जो मूर्ख बुआ है ना, तो उसने क्या किया, जो मेडल जो था वो उसे पिघलाया और उससे उसने 4 चूड़ियाँ बना दी। और 4 चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं, वो भी कैसे थी, इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए जब भी वो मुझे दिखती है ना, तुम्हारे बुआ के जैसे महामूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया जो मेडल था उसे पिघलवा कर चूड़ियाँ बनवा दी थी। क्या कोई अपने अपने अपना हुनर बताने के लिए जो मेडल दिया जाता है उसे कोई पिघलवाता है? आपको भी जब क्या होता है, मतलब आपको भी एक आध बख्शिश दिया जाता है समारंभ पे, तो क्या आप उस मेडल को पिघलवा देंगे? क्या उसे आप बेचेंगे और पैसे लेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो इनाम होता है ना, आपको दिखाना होता है, ये देखिए मुझे इतने मेडल मिले हैं। लेकिन बेचारी बुआ ने उसे पिघलवा लिया और उसे क्या बना दिए, 4 चूड़ियाँ बनवा दी। इसलिए दादी उसे महामूर्ख कहती है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ बोलो बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा था ना, तो उसने शेर को मारा था। तुम्हें मालूम है दादी? ऐसा स्वामीनाथन कहता था। जब वो छोटा था ना, तो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिताजी को गिरा दिया। उसने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को उसने मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो स्वामीनाथन ने दूसरी कहानी राजम की सुनाना शुरू कर दिया था कि एक बार राजम के पिता और राजम जंगल में चले गए थे और उन पर 2 शेरों ने हमला किया। एक शेर ने पीछे से क्या किया, उसके जो पिताजी थे वो गिर गए और वो राजम पर हमला करने वाला था, लेकिन राजम झाड़ियों के पीछे छिप गया और उसने वहाँ से उसे गोली से उस शेर को मार डाला। ये सारी कहानी बताते समय बेचारी दादी थोड़ा बहुत सो गई होगी ना, उसकी आंख लग गई। तो राजम क्या कहता है, क्या दादी तुम सच में सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझलुल कल्पनाएं कर रही हो, मतलब बेकार की कल्पनाएं। उलझलुल मतलब बेकार की कल्पनाएं कर रही हो। मैं तुम्हें इतनी अच्छी कहानी सुना रहा था और तुम ना बेकार की बातें कर रही हो, बेकार की कल्पनाएं कर रही हो। 2 शेर कहाँ झपके थे उसके, मतलब सामने नहीं झपके थे ना, क्योंकि राजन ने ही उससे गोली चढ़ाई थी ना। तो 2 शेर कहाँ के आ गए? गलत जवाब था ना, तो इसलिए राजम चिढ़ गया बेचारा। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तुम राजम को पसंद नहीं करती? ऐसा वो उससे पूछता है। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया ऐसा। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो देखिए वो क्या कहता है, दादी क्या तुम्हें राजन अच्छा नहीं लगता होगा ना, इसलिए तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। तो वो कहते नहीं नहीं, राजन तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन असल में दादी ने राजम को देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो विश्वास पैदा कर रही थी कि नहीं, तुम्हारा जो राजम है ना वो बहुत अच्छा लड़का है। तो इसके बाद क्या होता है, वो दूसरी कहानी सुनाती रही है। दादी क्या सुनाती है कहानी? जो राजा की कहानी सुनाना बताती है, मतलब राजा हरिश्चंद्र थे, उनके बारे में कहानी बताती है। उन्होंने कैसे सिंहासन छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, इसी वो कहानी उसे बता रही थी। तभी क्या हो गया, राजम बेचारा खर्राटे लेने लगा। तो वो बेचारा सो गया ना, तो उसके बाद दादी भी सो गई। ठीक है, तो ये है स्वामी की दादी। ये हमारा लेसन था, इसलिए यहाँ पे इस पाठ को क्या नाम दिया गया था, स्वामी की दादी। वो अपने पोते को कैसा विश्वास दिलाती है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, उन दोनों में क्या क्या बातचीत होती है, ये इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है बच्चों। तो आपको ये कहानी समझ में आई होगी, तो आपको भी क्या करना है, होमवर्क के लिए वर्कबुक में इसके आंसर आप खुद लिखिए। यही आपका क्या है, होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।